ये खूबसूरत काटई था और सियाद के लिए आने वालों के लिए एक आइडियल जगह थी। समीना और शारिक भी बरामदे में आकर कुर्सी ऊपर बैठ गए। बरामदे के सामने तकरीबन 50 बाई 50 फुट चौड़ी हमवार जगह थी जिसमें दबीज घास लगी हुई थी और बुलाई इस हमवार जगह से आगे शुरू होती थी। मकान के इर्द गिर्द चीड़ के दरख्त थे। वो तीनों बरामदे में बैठे कुदरती हुस्न का नजारा कर रहे थे कि उमर एक ट्रे में चाय लेकर आ गया। शीशे थे, छोटे छोटे गिलासों में सब्ज चाय थी। उसने ट्रे के सामने एक साल खुर्दासी बेद पर रख दी और फुब्जाकर बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया। वो तीनों अपने अपने गिलास उठाकर चाय पीने लगे। चाय वाकई बड़ी खुश जायका थी। चाय के साथ वो कुछ डपियां भी करते रहे। थोड़ी देर बाद उमर भी उठकर उनके करीब आ गया। ओ लड़के, उन्होंने तेरे उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुमने ये बोर अपने गले में क्यों डाल रखा है? उसने रिवाल्वर की तरफ इशारा किया। ये असली भी है या नकली है? उमर में चुभती हुई नजरों से नौलखे की तरफ देखा। नौलखा चाय खत्म कर चुका था। खाली गिलास उसके हाथ में था। तुम भी दरादर खड़ा हो जाओ और ये गिलास ऊपर हवा में फेंक दो, हम तुमको बताएगा कि ये असली है या नकली, उमर ने कहा। मुंह लकापरी जदा सूटकर बरामदे से बाहर आ गया। उमर उसकी दाईं तरफ चैन फूब के फांसे पर खड़ा था। उसका रिवाल्वर होल्स्टर में था। वॉरिस्टर का बटन खुला हुआ था। नौलखे ने उमर की तरफ देखा और फिर अचानक ही हाथ में पकड़ा हुआ गिलास पूरी कुव्वत से हवा में उछाल दिया। अचानक फायर की आवाज सन्नाटे में गूंजी और हवा में गिलास के टुकड़े हो गए। उसकी छोटी छोटी गिरजियां फिजा में चारों तरफ बिखर गई थी। नौलखे की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसने गिलास हवा में उछाला था और उसकी तवज्जो गिलास पर ही थी। उसने गिलास की किरसियां फिजा में बिखरते हुए देखी थी, लेकिन वो ये नहीं देख सका था कि उमर ने कब होल्स्टर से रिवाल्वर निकाला और कब गोली चलाई थी। अलबत्ता उसने जब मुड़कर उमर की तरफ देखा तो रिवाल्वर उसके हाथ में था और उसकी नाली से धुआं निकल रहा था। समीना और शारिद ने यह सारी कार्रवाई देखी थी। वो फिजा में गिलास के टुकड़े उतर देख कर उछल खड़े हुए। उनकी आंखों में शदीद हैरत थी और चेहरों पर ऐसे तातरात जैसे जो कुछ उन्होंने देखा था इस पर यकीन ही ना आ रहा हो। उमर ने जब नौलखे को चैलेंज किया था तो समीना समझी थी कि वो बच्चा है, उन्हें अपनी बातों से बरूब करना चाहता है, लेकिन नौलखे ने जैसे ही गिलास हवा में उछाला, समीना ने यह भी देखा था कि उमर ने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए होल्स्टर से रिवाल्वर खींचकर गोली चला दी और गिलास के फिजा ही में टुकड़े हो गए। नौलखे ने दूसरे दोनों गिलास भी बारी बारी हवा में उछाले और उमर ने अपनी गोलियों से उनकी केसियां भी फिजा में बखेर दी। कमाल है भाई, नौलखे ने कहा। मैं तो इसे बच्चे ही समझ रहा था, लेकिन ऐसा सुच्चा निशाना मैंने तो आज तक ऐसा निशाना नहीं देखा। हमने सुना था कि कबाइलों के बच्चे भी हथियारों से खिलौनों की तरह खेलते हैं। कभी इस बात पर यकीन नहीं आया था, लेकिन आज हमारे सामने जो हकीकत है इसे जुटलाया तो जा ही नहीं सकता, समीना ने कहा। ये जरा अपना पिस्तौल तो दिखाना मुझे, नौलखे ने उमर की तरफ हाथ बढ़ाया। उमर ने रिवाल्वर उसके हाथ में दे दिया। नौलखा रिवाल्वर को उलट पलट कर देखने लगा। रूसी रिवाल्वर था। रूस से अफगानिस्तान की जंग हुई थी और उसके बाद हर तरफ रूसी असला की भरमार हो गई थी और यही असला अजमदल होकर पूरे पाकिस्तान में फैल रहा था। नौलखे ने रिवाल्वर उमर को वापस कर दिया और उसका कंधा थपथपाने लगा। तुम लोग इधर बैठो, हम अभी आएगा, उमर ने कहा और बुलान पर उतरने लगा। वो दया की तरफ जा रहा था। वो तीनों फिर बरामदे में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। नौलखा भाई, शबीना ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस बच्चे का निशाना तो चंदिस देख लिया है। इस मुहिम के दौरान किसी कबाइली से उलझने की कोशिश मत करना। समीना बीबी, अभी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, नौलखे ने हंसते हुए जवाब दिया। वो तीनों बैठे बातें करते रहे। गुल-ए-मां ने कहा था कि वो आधे घंटे में उनके पास पहुंच जाएगा, लेकिन अब तकरीबन 1 घंटा होने वाला था। 15 मिनट और गुजर गए और फिर उन्हें नदी की तरफ से 3 आदमी आते दिखाई दिए। रस्सों का पुल चट्टान की आड़ में था, इसलिए वो उन्हें नदी का पुल पार करते हुए देख नहीं सके थे। और जब वो चट्टान घूमकर सामने आए तो उनकी नजरों में आ गए। उनमें एक तो बुल-रहमान था, दूसरे दोनों जाहिर उनके लिए अजनबी थे, लेकिन वो दोनों लंबे तिरंगे थे और उन्होंने कबायली लिबास पहन रखे थे। बुल-रहमान के जिस्म पर बदायर कोई अजला नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दूसरे दोनों आदमियों ने अपने कंधों पर राइफलें लटका रखी थी। शारिक वगैरह अपनी जगहों पर बैठे उनकी तरफ देखते रहे और बिल आकर वो करीब पहुंचे तो ये तीनों भी कुर्सी से उठ गए और फिर मुझ सब अंदर आकर दरी पर बैठ गए। शबीना टाइट जीन्स की वजह से दरी पर बैठने में कुछ दुश्वारी महसूस कर रही थी। शारिक साहब, गुल-ए-मां उसकी तरफ देखते हुए बोला, बुरकान पर तुमसे बात करते हुए जो कोड इस्तेमाल किया था वो तो ठीक है, मगर आज अब्दुल्ला ने हमको ये नहीं बताया था कि तुम्हारे साथ कोई औरत भी होगा। पहले औरत का हमारे साथ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, समीना को हमने ऐन आकर वक्त में शामिल किया और आज अब्दुल्ला को बता दिया था। मैंने तुम्हारी दुकान पर टेलीफोन देखा था। पाराचनार का पूरा मुल्क से टेलीफोनिक राब्ता कायम है। अगर तुम चाहो तो टेलीफोन पर हाजी अब्दुल्ला से बात करके अपनी तसल्ली कर सकते हो। वो तो करना ही पड़ेगा। बुल-रहमान ने कहते हुए कैरूस का एक बैग खोल दिया। उस बैग से जो कुछ भी बरामद हुआ उसे देखकर शारिक की आंखों में चमक सी उभर आई। ये रूसी 7 का वसी है तामर वाला ट्रांसमीटर था। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक किताब के बराबर थी।
अलबत्ता ऊंचाई 6 इंच के करीब थी। वुल्लेमान ने वो ट्रांसमीटर बैग में से निकालकर पहले उसका एंटीना वायर खींचा, फिर 2-3 बटन ऑफ करने के बाद माइक मुंह के साथ करते हुए कॉल नशर करने लगा। पोस्ट 02 कॉलिंग मिशन नूरस्तान, पोस्ट 02 कॉलिंग। ट्रांसमीटर में जैसे स्पीकर में बहुत हल्की सी गड़गड़ाहट सी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर डायल पर एक छोटी सी सब्ज बत्ती रोशन होगी और उसके साथ ही एक आवाज सुनाई दी, पोस्ट 01 रिसीविंग मिशन नूरस्तान। यस गुल रहमान, क्या बात है? मेहमान पहुंच गए हैं, लेकिन इनके साथ एक औरत भी है जिसके बारे में हमें पहले से कुछ नहीं बताया गया। गुल रहमान ने माइक में कहा। अंदेशी की कोई बात नहीं, दूसरी तरफ से कहा गया। आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी। इस औरत का नाम समीना है और वो शारक की दोस्त है। इस मिशन में इसके साथ ही रहेगी। और कोई बात? बस यही तस्दीक करना थी। गुल रहमान ने कहा, हाजी अब्दुल्ला को हमारा सलाम बोलो और बता दो कि मिशन 2-3 दिन में रवाना हो जाएगा। ओवर एंड ऑल। उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दी और मुस्कुराती हुई नजरों से शारक की तरफ देखने लगा। बोलका समीना और शारक बहुत हैरान हो रहे थे। ये काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा था। ये तो शारक को मालूम था कि हाजी अब्दुल्ला का ताल्लुक मुनशियात के एक बैनुल अक़वामी गिरोह से है, लेकिन ये इंकिशाफ पहली मरतबा हुआ था कि इनमें इस कदर जदीद बुनियादों पर मुवासलाती राब्ता भी मौजूद है। ठीक है शारक साहब, गुल रहमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने ट्रांसमीटर पर बड़ी साफ और रवा उर्दू में बात की थी। हालांकि इससे पहले वो इनसे कबायली लहजे में बात करता रहा था। मुझे इस मिशन में शोहरत की शमूलियत पर कोई एतराज नहीं। उसने समीना की तरफ देखा। मुझे हैरत है, शायद उसकी तरफ देखते हुए था, तुम तो बड़ी शाइस्ता उर्दू बोल लेते हो। मैं इस कबायली इलाके में पैदा हुआ था, मगर मेरी परवरिश उन इलाकों में हुई है जहाँ उर्दू आमतौर पर बोली और समझी जाती है। मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लिया था, लेकिन चंद महीनों बाद छोड़कर वापस आ गया। गुल रहमान ने जवाब दिया। मुझे वाकई हैरत हो रही है, शारक बोला। इतना पढ़ने दिखने के बावजूद मुनशियात और असले की स्मगलिंग। तुमने भी तो जेल में रहते हुए ग्रेजुएशन किया है। गुल रहमान ने उसकी बात काट दी। शारक उछल पड़ा। उसे समझने में देर न लगी कि गुल रहमान उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानता होगा और ये तमाम मालूमात उसे यकीनन हाजी अब्दुल्ला ने फराहम की होगी। कोई भी बैनुल अक़वामी गिरोह किसी नए आदमी को साथ मिलाता है, ये किसी से ताम लेता तो उसके बारे में तमाम मालूमात पहले से जमा कर लेता है। उसे यकीन था कि नौलखे के बारे में भी उनके पास मुकम्मल मालूमात होंगी। अलबत्ता समीना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। शारद साहब, गुल रहमान ने बात जारी रखते हुए कहा, बात यह है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग जब जराइम की दुनिया में आते हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह होती है, और वो वजह मामूली नहीं होती। तुम अपनी मिसाल ले लो। तुम खुशी से तो मुजरिम नहीं बने। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल किया था और इंसाफ फराहम करने की बजाय उल्टा तुम्हें ही जेल में ओंस दिया गया। और जब तुम जेल से रिहा हुए और तुमने शराफत की जिंदगी बसर करने की कोशिश की तो कानून के मुआवजों ने तुम्हें चैन से नहीं बैठने दिया। बेगुनाह होने के बावजूद सजा काटने के बाद भी तुम सब कुछ भूल जाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे सीने में दबे हुए इंतकाम के जज्बे को उबारा गया और फिर इंसानियत का दामन तुम्हारे हाथ से छूट गया। मेरे साथ भी कुछ इसी किस्म की सूरत पेश आई थी जिसने मुझे मुजरिमाना रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हारे माँ बाप को भी? शारिद ने जुमला अधूरा छोड़कर सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, गुल रहमान ने इस बात में सर हिलाया। मेरा बाप अपने कबीले का सरदार था और तुम जानते हो इन पहाड़ों में कबीलों के माँ बहन दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती हैं और कबीले से दुश्मनी चल रही थी। बेअबापन पढ़ और जाहिल होने के बावजूद फितरतन अमर पसंद और सुलहजू आदमी था। वो चाहता था कि सब लोग अमर और सुकून से रहें। वो अनपढ़ था लेकिन तालीम को फरोग देना चाहता था। उसने अपने इलाके में 2 स्कूल बनाए, मगर दूसरे कबायली सरदारों को ये पसंद नहीं था। मेरा बाप चाहता था कि मैं भी पढ़ लिख कर इन पहाड़ों में इल्म के चिराग रोशन करूं, इसलिए वो मुझे आला तालीम दिलाना चाहता था। बहुत वक्त ऑक्सफोर्ड में जेरे तालीम था। मेरा पहला ही साल था। एक रोज मुझे इतला मिली कि हमारे मुखालिफ कबीले के लोगों ने हमारी बस्ती पर हमला कर दिया था। वो बस्ती 8-10 घरों पर मुश्तमिल थी जिसे घेरे में ले लिया गया। कुछ लोगों ने मेरे बाप के घर को आग लगा दी और चारों तरफ से मकान पर मशीन गन्नों से गोलियों की बारिश की जाने लगी। इस तरह मेरे बाप जिंदा जल गए। मैं ये इतला मिलता ही वापस आ गया। कबीले के लोग मेरी वापसी की इतला पाकर मेरे गिर्द जमा हो गए। हर शख्स के सीने में इंतकाम का लावा खोल रहा था। असली का कोई मसला नहीं था। अफगानिस्तान की जंग ने हमारी ये मुश्किल हल कर दी थी। उन दिनों रूसी फौजें अफगानिस्तान पर काबिल से मुख्तलिफ इलाकों में उनके पास असले के डिब्बू या तो तबाह किए जा रहे थे या लूटे जा रहे थे। मुजाहिदीन को लड़ने के लिए ऐसा और गोला बारूद की जरूरत थी, लेकिन ऐसे गिरोह भी मारद वजूद में आ चुके थे जो मुजाहिदीन की बेस में रूसी फौजियों के कैंप से असला लूट कर या तो मुजाहिदीन के हाथों फरोख्त कर देते या ज्यादा पैसे के लालच में सरहद पार करके पाकिस्तानी इलाके में ले आते। यहाँ से असला पूरे मुल्क में फैल रहा था। मेरे आदमियों के पास असले की कमी नहीं थी।
उनके पास हैवी मशीन गनों के अलावा रॉकेट और लॉन्चर भी मौजूद थे। मेरे दुश्मन कबीले को मेरी आमद की इतला मिल चुकी थी और उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन हमने उन्हें मजीद तैयारी करने का मौका दिए बगैर चारों तरफ के पहाड़ों पर मोर्चे बना लिए और रात को उन पर हमला कर दिया। मेरा दुश्मन कबीला भी पूरी तैयारी से था। मेरे आदमियों के पास एक स्टिंगर मिसाइल भी था। वो लॉन्चर और मिसाइल को पहाड़ी की चोटी पर लाने में कामयाब हो गया। सुबह की रोशनी फैलने से पहले वो मिसाइल फायर कर दिया गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपने माँ बाप के कत्ल का इंतकाम ले लिया था, उसके साथ ही मैंने वो इलाका भी छोड़ दिया। उस स्टिंगर मिसाइल के बारे में सरकारी हलकों में ये राय कायम की गई थी कि यह सरहद पार से दागा गया था। उन दिनों सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी थी कि अफगान मुजाहिदीन रूसी फौजियों के कैंपों पर हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ भाग आते थे और उसी गनशिप हेलीकॉप्टर उनका ताकुब करते हुए मिसाइल डालते रहते थे। इस तरह कई रॉकेट और मिसाइल पाकिस्तानी इलाकों में आकर गिरते थे, जिससे जानी और माली नुकसान भी होता था और हुकूमत पाकिस्तान अफगान इंतजामिया से एहतजाज करके रह जाती। उस रोज भी अफगान इंतजामिया ही से एहतजाज किया था। मैं वापिस चला जाना चाहता था, लेकिन मुझे बाद ऐसे लोग मिल गए जो मुझे यहीं रोकना चाहते थे। पहले तो मैं समझा कि वो मेरे हमदर्द हैं, लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि वो लोग मेरे जरिए अफगानिस्तान से असला और हीरोइन स्मगल करना चाहते थे। मैं उनके जान से भी आ गया और मैंने उनके इशारों पर काम शुरू कर दिया। पहले तो मैं उन लोगों के लिए असला ही स्मगल करता था, लेकिन फिर हीरोइन की तरफ मुतवज्जो हो गया। हीरोइन में ज्यादा मुनाफा था। पहले मैं दूसरे कामों के लिए काम करता था, फिर मेरे भी ऊपर के लोगों से जवाबत हो गए। मैंने इंडिपेंडेंट होकर काम करना शुरू कर दिया। फिर मेरी मुलाकात पेशावर में लाहौर की हाजी अब्दुल्ला से हुई। वो एक बहुत बड़े बैनुल अक़वामी गिरोह के जनूबी एशिया जोन का सरबराह है। उस जोन में 2 बड़े मराकज़ हैं जहाँ से सबसे ज्यादा ईरमन बैरूनी ममालिक को भेजी जाती है। पाकिस्तान और गोल्डन ट्राइएंगल बर्मा, लाओस और थाईलैंड पर मुश्तमिल है। वहाँ भी बड़े बड़े चुगादरी और बैनुल अक़वामी स्मगलर मौजूद हैं, लेकिन हाजी अब्दुल्ला को सब पर कंट्रोल है। बहुत खौफनाक किस्म का आदमी है हाजी अब्दुल्ला। गुलहबान खामोश हो गया। नून का समीना और शारिक बैनी के नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। समीना और शारिक तो हाजी अब्दुल्ला से कई बार मिल चुके थे, लेकिन उन्हें इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई थी जो उसे खौफनाक साबित करती। और अब जो इनकी चाहत हुए थे उससे ये बात साबित होती थी कि वो वाकई बहुत खौफनाक आदमी था। जो शख्स आजाद इलाके के खूनख्वार कबायलों और गोल्डन ट्राइएंगल में सरगर्म चीनी, बर्मा और थाईलैंड माफिया के खूनख्वार बेड़ियों को कंट्रोल कर रहा था, वो वाकई खौफनाक था। अब हमारे लिए क्या प्रोग्राम बनाया है? शारिक ने सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम लोगों के लिए यह प्रोग्राम है कि 2-3 दिन यहाँ रहोगे इस मकान में। गुल रहमान ने कहा, यह मकान मेरा है जो सीजन में सियाहों को किराए पर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ये कॉटेज बनाने का असल मकसद कुछ और है। मुझे 1 हफ्ता पहले इतना मिल गई थी कि लाहौर से एक पार्टी आ रही है, इसलिए मैंने ये कॉटेज किसी को किराए पर नहीं दिया था। दरअसल वो चंद में खामोश रहा, फिर बोला, मिशन नूरस्तान तकरीबन 3 महीने पहले बनाया गया था, लेकिन उसके लिए कोई मुनासिब आदमी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से यह मामला टलता रहा और बिलाकर इस मकसद के लिए हाजी अब्दुल्ला ने तुम्हारा इंतखाब कर लिया। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तुम पहले एक मिशन कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचा चुके हो। वोलका और समीना भी इस मिशन में तुम्हारे साथ थे और उस मिशन की कामयाबी ही के बायस मिशन नूरस्तान के लिए भी तुम लोगों का इंतखाब किया गया। सुबीना के बारे में मुझे मालूम नहीं था कि ये भी तुम्हारे साथ होगी। बहरहाल तुम लोगों का प्रोग्राम ये है कि 2-3 दिन यहाँ रहोगे। जरून शहर से मलक फरीद खान की तरफ से सिग्नल मिलने के बाद तुम लोग यहाँ से रवाना हो जाओगे। वही पर फिर खामोश हुआ और अपने दाईं तरफ बैठे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। ये तूर खान है और ये बादित खान है, ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे और तीसरा आदमी सुरखाब इस वक्त यहाँ नहीं, कल वो आ जाएगा और वो भी तुम लोगों के साथ जाएगा। क्या हम इसी मकान तक महदूद रहेंगे? समीना ने पूछा। बिल्कुल नहीं, गुल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग यहाँ इस कॉटेज में किराएदार की हैसियत से रहोगे। अंदरूनी मुल्क और बाहर से आने वाले सियाह यहाँ आते रहते हैं, इसलिए किसी को तुम लोगों पर शुबा नहीं होगा। तुम लोग आजादी से जहाँ चाहो घूम फिर सकोगे। अलबत्ता तुम लोगों की हिफाजत के लिए तूर खान यहाँ रहेगा। इसके बारे में तुम लोग यही बताओगे कि तुम लोगों ने किराए पर इसकी फिरमात हासिल कर रखी है। विजयनगर में दरिया बह रहा है, वहां दरख्तों के झुंड में छोटा सा कमरा है जिसमें मछलियां पकड़ने का सामान रखा हुआ है। इस दरिया में दुनिया की बेहतरीन मछलियां पाई जाती हैं। शहर की तरफ जाने के लिए तुम लोग दरिया वाला रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हो, वहां से फासला कम पड़ेगा। ठीक है, शारिब ने सर हिलाया। यहाँ हमारे खाने पीने का बंदोबस्त क्या होगा? तूर खान खाना पकाने का माहिर है, मिशन के दौरान भी ये तुम लोगों को मजे मजे के खाने खिलाता रहेगा, गुल रहमान ने कहा। फिर इधर उधर देखने लगा। उमर कहाँ चला गया? वो भी चाय पिलाने के बाद दरिया की तरफ चला गया था। शारिक ने कहा। ओह, गुल रहमान बोला, वो यकीनन मछलियां पकड़ने गया होगा, बड़ा ही मेहमान नवाज लड़का है। इसमें शुबा नहीं। इस मर्तबा 9 लड़के ने कहा, उसने यहाँ आते ही हमें चाय बनाकर पिलाई थी।
वैसे वो लड़का है बड़ा कमाल का। गुल रहमान हंस पड़ा। इसका मतलब है कि उसने याद ही तुम लोगों को अपना कमाल दिखा दिया था। हाँ जी, नौलखा बोला। बेटा है तुम्हारा? नहीं, गुल रहमान ने जवाब दिया। इसी शहर का रहने वाला है। तकरीबन 5 साल पहले इसका बाप पहाड़ी से गिरकर मर गया था। इसे मैंने अपने पास रख लिया। इसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। निशानाबाजी में पूरे इलाके में इसका कोई सानी नहीं। यहाँ हर साल एक मेला लगता है जिसमें निशानाबाजी के मुकाबले भी होते हैं। ये बड़ों के मुकाबले में हिस्सा लेता है और 2 साल से ट्रॉफी जीत रहा है। अंधेरे में भी आवाज पर निशाना लगा लेता है और इसका निशाना कभी खता नहीं जाता। वो तो हमने देख ही लिया। आज 3 गिलास तोड़े हैं इसने। नौरत करें मुस्कुराते हुए कहा। उसकी राइफल का निशाना देखो तो तुम्हें और हैरत होगी, गुल रहमान ने कहा। पीटर अपनी जगह से उठते हुए बोला, मेरा ख्याल है बाहर बैठते हैं। और तूर खान, तुम हमें चाय दो पिलाओ। बिल्कुल पिलाता हूँ खान साहब, तूर खान ने जवाब दिया। वो बाहर आ गए। जब तूर खान बावर्ची खाने की तरफ चला गया, उसी बत्तू ने दरिया की तरफ से उमर आता हुआ दिखाई दिया। उसने पुष्ट पर उछलाद रखा था। जो कुछ भी था रस्सी में बंधा हुआ था और उसने एक आध कंधे पर रस्सी को पकड़ रखा था। वो लोग बरामदे में कुर्सियों पर बैठकर उसकी तरफ देखने लगे। तकरीबन 5 मिनट बाद उमर ऊपर आ गया। उसने 6 अदद मछलियां पुष्ट पर लाद रखी थी जो एक रस्सी में परोई हुई थी। वो ट्राउट फिश थी। वाकई खाने के लिए दुनिया की बेहतरीन और लजीज मछली थी। ये मछलियां तूर खान के हवाले कर दो, वो चाय बनाने के बाद इनकी सफाई कर लेगा। गुल रहमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं खुद इनकी सफाई करता हूँ खान। उमर कहता हुआ काटेज के पिछली तरफ चला गया। 4 मिनट बाद तूर खान चाय ले आया। इस वक्त तुम लोगों को बगैर दूध के चाय पीना पड़ेगी। शाम को तूर खान दूध ले आएगा, गुल रहमान ने कहा। तुमने बताया था कि इस मकान का एक और भी मकसद है। उस मकसद के बारे में तुमने नहीं बताया। शारक ने चाय की चुस्की लेते हुए उससे पूछा। तुम लोग चाय तो पी लो, इधर बताता हूँ, गुल रहमान ने जवाब दिया। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उन्हें साथ लेकर उठ गया और कॉटेज के पिछली तरफ एक चट्टान पर चढ़ने लगा। चट्टान पर चढ़ने के लिए तंग सा आमूदी रास्ता था। वो लोग बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ रहे थे। तकरीबन 50 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर वो रुक गए। खड़े होने के लिए बड़ी मुख्तसर सी जगह थी। दूसरी तरफ आमूदी और सपाट ढलान थी जो सैकड़ों फुट नीचे तक चली गई थी। समीना एक बड़े पत्थर का सहारा दिए खड़ी थी। वो जानती थी कि अगर उसका पैर फिसल गया तो नीचे उसकी हड्डियों का सुराग भी नहीं मिलेगा। उसके सामने एक तंग सी वादी थी जो चट्टान से तकरीबन 2000 फुट गहराई में थी। उस वादी में बहुत दूर बल खाती हुई एक सुरबई सी लकीर दिखाई दे रही थी। वॉली मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क है, गुल रहमान ने इशारा करते हुए कहा। यहाँ इस मकान के बनाने का सबसे अहम मकसद ये है कि यहाँ से हम मीलों दूर तक उस वादी पर नजर रख सकते हैं। गुड, शारक मुस्कुराया। बड़ी अहम जगह है। मलेशिया की पार्टियां भी इस तरफ पेट्रोलिंग करती रहती हैं। जब हमारी कोई पार्टी आने वाली होती है तो हम यहाँ से निगरानी करते हैं। आगे भी पहाड़ों में हमारी इसी किस्म की निगरानी और हिफाजती चौकियां कायम है। शारद दिली दिल में मुस्कुरा रहा था। यह काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा था। वुल्लामान उसे बता रहा था कि हर चौकी में एक आदमी 24 घंटे मौजूद रहता है जिसके पास इसी किस्म का जदीद तरीन ट्रांसमीटर भी है। वो उसी ट्रांसमीटर के जरिए अपने आने वाली पार्टी और मलेशिया की गश्ती पार्टियों के बारे में गुल रहमान की इस चौकी जीरोपू को सूरत-ए-हाल से आगाह रखता है। वो लोग तकरीबन आधा घंटा ऊपर खड़े वादी का जायजा लेते रहे, फिर वापिस आ गए। तो तुम्हारे ख्याल में हम कब तक यहाँ से रवाना हो जाएंगे? शारिक ने बरामदे में कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मलिक फरीद खान की तरफ से सिग्नल मिलने के बाद तुम लोगों की रवानगी में एक लम्हे की ताकीर भी नहीं होगी, गुल रहमान ने जवाब दिया। कोई पेचीदा मामला? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मलिक फरीद खान दरअसल काबिल किया हुआ है। उसके वापस आने के बाद ही हमें सिग्नल मिलेगा, गुल रहमान ने कहा। इस वक्त 12:30 बज रहे थे। समीना बैठे बैठे थक थी। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा टहल लिया जाए। ये वो कुर्सी से उठी तो गुल रहमान गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। तुम मेरी एक बात गौर से सुनो लड़की, गुल रहमान ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ तुम इस किस्म का लिबास मत पहनो। बेहतर होगा कि तुम कोई ढंग का लिबास पहनो। इन पहाड़ों में रहने वाले कबायली बड़े खूनख्वार होते हैं। गुल रहमान की बात पर समीना दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। वो गुल रहमान की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैंने तो सुना है कि कबायली औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं। बिल्कुल करते हैं, गुल रहमान ने जवाब दिया। लेकिन इन पहाड़ों में तुम्हें जगह जगह ऐसे कबायलों से वास्ता पड़ेगा जिन्होंने बरसों किसी औरत को नहीं देखा, और तुम जैसी औरत उनके लिए नेमत होगी। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ गुल रहमान, समीना ने जवाब दिया। उसके लहजे में खुद एतमादी थी। लेकिन फिर भी बेरामा शुरा है कि तुम अपना यह लिबास तब्दील कर रो, गुल रहमान ने कहा। समीना ने नौलखे को अपने साथ आने का इशारा किया और मुस्कुराती हुई बरामदे से निकलकर खुली जगह पर आ गई। मोलका भी अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ गया और वह दोनों घास के प्लाट पर टहलते हुए दुलान पर उतरने लगे। समीना रास्ते में रुक रुक कर फूल तोड़ रही थी। दरिया तक पहुंचते उसने खासा बड़ा गुलदस्ता बना लिया था। दरिया का शफाफ पानी आईने की तरह धूप में चमक रहा था।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।